आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी न्यूज़ में आपका होस्ट मोहम्मद नईम असद फार्मासिस्ट। मेरे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ रखते हैं। उस्मान गनी सलमानी साहब जो बतौर डिप्टी ड्रग कंट्रोलर DHQ खानेवाल में तैनात हैं, और उनके साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं मीसम अब्बास साहब जो बतौर फार्मासिस्ट एरिया मैनेजर हैं दवा गो नोवा केयर प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में और पूरे मुल्तान रीजन को कंट्रोल करते हैं। मैं अपने आने वाले दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहता हूँ। हमारे आज के हेल्थ सीन सेगमेंट का टाइटल है फार्मासिस्ट का सेहत की बेहतरी के लिए मुआशरे में किरदार, कि फार्मासिस्ट पाकिस्तान में किस बुनियादी एजुकेशन को हासिल करते हैं और कैसे सर वो मार्केट में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें कि जो फार्मेसी की डिग्री है वो फॉर्म डी कहलाती है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 साल ये प्रोफेशनल डिग्री है। और इसमें इंटरमीडिएट मतलब FSC जो है प्री मेडिकल के साथ जो बच्चे आते हैं और वो मेरिट पे जो क्वालिफाई करते हैं वो जो है इस डिग्री में आगे एडमिशन लेते हैं। मतलब इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है वो दोनों जो है ये डिग्रीज और ये प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं ये, और इसकी रेगुलेशन जो है हायर एजुकेशन कमीशन और फार्मेसी काउंसिल जो है पंजाब और फेडरल की, मतलब पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल और पंजाब फार्मेसी काउंसिल इनको रेगुलेट करते हैं। 5 साल डिग्री प्रोग्राम है और FSC के बाद जो है वो बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। अब जो फॉर्म डी जो डिग्री है ये मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनको कवर करता है, जिसमें जो मेडिकल और ड्रग के सब्जेक्ट आते हैं फार्मास्यूटिकल्स के, जिसमें फिजियोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, थेराप्यूटिक्स है। इस तरह ये तमाम जो सेगमेंट्स हैं, मेडिसिन केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, तो ये मुख्तलिफ जो 5 साल जो कोर्स है उसमें ये कवर किए जाते हैं। और फिर इसमें 6 महीने का जो है फाइनल में किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जो है बच्चों का इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होता है और इन तमाम मराहिल को तय करने के बाद जो है वो बच्चों को डिग्री का एलिजिबल करा दिया जाता है। सर दूसरा सवाल मेरा आप ही से है। जुबान ज़दे आम होता है कि इस तालिब इल्म ने D फार्म किया हुआ है और बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं फार्म डी कहते हैं, तो सर इन दोनों अल्फाज पर रोशनी डालें कि D फार्म और फार्म डी क्या एक ही चीज़ है या इनमें कोई फ़र्क है, क्योंकि ये दौर हाज़िर के मुताबिक तमाम ग्रेजुएट लोगों का जानना ज़रूरी है। मैं सर आपका फीडबैक चाहूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा कि D फार्म जो है वो कोई डिग्री नहीं है। किसी दौर में जो बहुत पुरानी बात है, शायद हम अभी स्कूल एजुकेशन में भी नहीं आए थे, तो उस वक्त एक डिप्लोमा होता था, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो उसको D फार्म कहते थे, जो कि अब खत्म हो गया और वो मैट्रिक के बाद होता था। तो असल जो वर्ड है वो फॉर्म डी है, मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, डिग्री का नाम फॉर्म डी ही है और यही वर्ड यूज होता है। D फार्म कोई वर्ड नहीं है, इसलिए जो है वो फॉर्म डी का वर्ड ही यूज किया जाए। अगला सवाल है सर उस्मान गनी सलमानी साहब से कि सर फार्मासिस्ट फार्मेसीज पर हॉस्पिटल फार्मेसी में और इंडस्ट्री में क्या क्या रोल अदा कर रहे हैं ताकि हमारे नाजरीन के इल्म में इजाफा हो। देखें, ये जो हमारा हेल्थ सिस्टम है ना, मैं ये समझता हूँ कि इसमें फार्मासिस्ट का बड़ा बुनियादी किरदार है। और जो हमारा हेल्थ का सिस्टम है इसमें खास तौर पे जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, वो तमाम तर जो है वो फार्मासिस्ट की डोमेन में ही आती है। ठीक है, आप इंडस्ट्री की बात कर लें, आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, आप रिटेल फार्मेसी की बात कर लें, आप पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की बात कर लें या प्राइवेट फार्मेसीज की बात कर लें, ये जो तमाम सिस्टम है ना, ये अंडर द लॉ पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी जो है ये फार्मासिस्ट ने ही कंट्रोल करना है और वही इसके लिए क्वालिफाइड है। अब अगर हम इंडस्ट्री की चले हम बात शुरू कर लेते हैं, जहां से मेडिसिन की प्रोडक्शन का स्टार्ट होता है। ये सारी जो फार्मुलेशंस डिजाइन की जाती हैं और उसके लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सारा काम जो है ये फार्मासिस्ट ही कर रहे हैं। इंडस्ट्री में जो मेडिसिन प्रोड्यूस हैं उनके फार्मुलेशंस डिजाइन, न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो तमाम फार्मासिस्ट कर रहे हैं। वहां से चीज प्रोड्यूस होके फिर जब वो एक पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करके वो आती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर पे भी फिर फार्मासिस्ट मौजूद है जो उसकी तमाम स्टोरेज को देख रहा है, उसके तमाम कानूनी मामलात को देख रहा है, लाइसेंसिंग को देख रहा है, फिर उसे आगे रिटेलर को देनी है। वो भी एक अंडर द लॉ ड्रग एक्ट के तहत और ड्रैप एक्ट 2012 के तहत जो है वो तरीकेकार बताया गया। उसको अप्लाई भी फार्मासिस्ट ने करना है क्योंकि सब्जेक्ट उसका है। अब वो उसने आगे रिटेल पे मेडिसिन प्रोवाइड करनी है एज पर रिक्वायरमेंट। फिर रिटेल का जो बड़ा अहम सेगमेंट है, क्योंकि जब बात आती है रिटेल की तो वो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है पेशेंट और फार्मासिस्ट का। ठीक है, अब एक प्रेस्क्रिप्शन आता है डॉक्टर साहब की तरफ से लिखा हुआ जो कि फार्मासिस्ट ने सबसे पहले रीड करना है।
उस प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक उसने उस पूरी लिस्ट को देखना है कि इसमें कौन सी अद्वियात दी गई हैं, क्या कोई ऐसी 2 या 3 अद्वियात ऐसी तो नहीं शामिल कर दी गई, जैसा हम एंटीबायोटिक्स की मिसाल ले लें कि वो ओवरडोज हो जाएगी या उनको कोई इंटरेक्शन हो जाएगा आपस में जिसका पेशेंट की सेहत पे फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए वो जाहिर है कि वो डॉक्टर साहब को एतमाद मिलेगा, अगर उनसे रब्ता होता है तो वो रब्ता करे और उनसे इस चीज पे एडवाइस ले कि आपने इस मेडिसिन में ये मसला आ सकता है इन दोनों के इस्तेमाल में, या डोजेज का मसला है कि ओवर डोजेज है या लो डोजेज है या कोई एलर्जिक रिएक्शंस है, कोई एडवर्स इफेक्ट्स है जो कि फार्मासिस्ट समझता है कि ये पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अब पेशेंट की जो है वो कहते हैं उसे फार्माकोइकोनॉमिक्स, मतलब उसकी माली हैसियत को भी देखना कि क्या वो अफोर्डिंग है। अब एक ही जो मेडिसिन है, जो जेनेरिक ड्रग है, वो मुख्तलिफ ब्रांड्स नेम से आती है और उनके रेट्स वेरी करते हैं, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं कि एक गरीब पेशेंट को महंगे से महंगा ब्रांड जो है वो दिया जाए, मतलब ये चीजें फार्मासिस्ट ने कंसीडर करनी है। सॉरी। इसके बाद अब अगर हम आ जाए पब्लिक सेक्टर की तरफ, हॉस्पिटल्स में, अब हॉस्पिटल्स में जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है, मेडिसिन की परचेजिंग है, उसकी डोजेज कैलकुलेशन है, उसकी जो है वो थेराप्यूटिक्स इफेक्ट्स हैं, प्रेस्क्रिप्शन की मॉनिटरिंग है, ये तमाम चीजें जो है ये फार्मासिस्ट से होती है। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी भी उसने करनी है, परचेजिंग भी उसने करनी है, और फिर जो है वो फार्मेसी स्टोर, मतलब पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल है, जाहिर है कि वहां पे एक फार्मेसी स्टोर है, मेन गोडाउन में मेडिसिन आई, उसके बाद वो फार्मेसी स्टोर तक जानी और वहां से वो पेशेंट को डिलीवर होगी या डिस्पेंस होगी। तो ये सारा प्रोसीजर जो है ये फार्मासिस्ट ही कंट्रोल कर रहा होता है। माशाल्लाह। फार्मासिस्ट उस्मान गनी सलमानी साहब ने फार्मासिस्ट के कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्री में और डिस्ट्रीब्यूशन पे रोल को इंतहाई डिटेल में बयान किया है। तो मैं सर इन्हीं जो आपने बातें बताई उसमें से हमारे नाजरीन के लिए जानना चाहूँगा, क्या सारी अद्वियात सिर्फ नुस्खा पर ही दी जाती हैं या कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जिन्हें फार्मासिस्ट डायरेक्ट मरीज की रहनुमाई करते हुए बगैर नुस्खा क्यों नहीं दे सकते हैं? देखिए जी, अंडर द लॉ जो है ना एक लिस्ट है मेडिसिन की बहुत बड़ी, जो कि आपने मतलब फार्मासिस्ट ने प्रेस्क्रिप्शन पे ही देनी है, ठीक है। उसमें नार्कोटिक्स की ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं और बहुत सारी पेन किलर्स हैं, एनसाइड्स वगैरह इस तरह की हैं। चंद मेडिसिन ऐसी हो सकती हैं जो फार्मासिस्ट अपनी मर्जी से, मतलब जिसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिसिन, उसके लिए प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। जिसमें एक सादा सी मिसाल ले लें आप पैरासीटामोल की, जो हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होती है, या डिस्प्रिन है, ये हम जो है वो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के दे सकते हैं। लेकिन वो फार्मासिस्ट इस चीज का बाउंड है कि जो उसके पास नुस्खा आया है आप उसके मुताबिक ही मेडिसिन दें। अब जो प्रेस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग है वो फार्मासिस्ट का काम है। अगर उसको किसी स्टेज पे महसूस होता है कि कुछ मेडिसिन के इंटरेक्शंस हैं या मेडिसिन में किसी किस्म की कोई एरर है प्रेस्क्रिप्शन में, तो वो डिस्कस करके डॉक्टर साहब से फिर जो है वो जो पेशेंट को है जो वो मेडिसिन दे। अब उसके अगले मरहले पे काउंसलिंग है कि पेशेंट की काउंसलिंग जो है वो जो रिटेल फार्मेसी पे फार्मासिस्ट मौजूद है उसने करनी है कि ये डोजेज जो उसको दी गई है ये उसको कितने हिस्सों में तकसीम करनी है, उसने 3 टाइम्स लेनी है ये डोज या 2 टाइम्स लेनी है और किस तरह लेनी है, किस वक्त से लेनी है। तो काउंसलिंग बड़ी अहम है। तो फार्मासिस्ट का यहाँ किरदार बड़ा अहम है। डॉक्टर साहब ने प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, अब उसने मेडिसिन भी जाके फार्मेसी स्टोर से लेनी है जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद होना चाहिए और अमूमन होता है, और फिर आगे उसकी काउंसलिंग है कि मेडिसिन को उसने किस तरह एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। तो ये सारा रोल जो है ये फार्मासिस्ट का है। अब इन चीजों को रेगुलेट करने का मसला है कि क्या ये चीज अंडर द लॉ वैसे ही रेगुलेट हो रही है जैसा कि कवानीन में बताया गया है। रेगुलेट कौन करेगा? वो ड्रग इंस्पेक्टर, वो भी एक फार्मासिस्ट है। इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए हर टाउन में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसने उस ड्रग इंस्पेक्टर ने, उस ड्रग ऑफिसर ने वो चीजें जो है वो रिटेल पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या इवन के पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, तो वो उसने रेगुलेट करना। फार्मेसी पे जो अद्वियात ग्राहक खरीद रहा होता है उस पर जो कीमत लिखी गई होती है, बहुत सारे फार्मेसी के लोग या मेडिकल स्टोर्स के लोग लिखी गई कीमत से बहुत ज़्यादा कीमत ले रहे होते हैं। तो इस पर सर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के कितने केसेस देखे हैं जिनमें कोई फार्मेसी वाला कानून की पकड़ में आया हो? देखें, पिछले 4 से 5 सालों में ना ड्रग शॉर्टेज के मसले बहुत ज़्यादा है। खासतौर पर अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं
कोविड-19 का जो आप दौर है उसमें देखेंगे, वहाँ से मेडिसिन की शॉर्टेज का आगाज हुआ और वो तकरीबन आगे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मसला अभी तक चलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, जब ड्रग शॉर्टेज होती है मतलब उसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। एक तो ये है कि जी मैन्युफैक्चरर ने ही नहीं बनाई, जिसकी वजह से मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या ये कि बनाई तो है लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं बनाई जितनी डिमांड है। अब इसका फायदा वो लोग उठाते हैं जो शॉर्ट आइटम्स का, या आप कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, बल्कि ओवर प्राइसिंग का करते हैं। प्रिंटेड प्राइस कुछ और है और वो जो है उसको ज्यादा कीमत पे बेचते हैं। ये एक इंतहाई जो है गैर कानूनी इक़दाम है। इसमें ये है कि मैं पेशेंट्स को, कंज्यूमर को ये गुजारिश करूंगा कि आप जब भी मेडिसिन परचेज करें, आप सबसे पहले वो उनकी जो है वो प्रिंटेड इनवॉइस और बिल है, ठीक है। और फिर उसको बेहतर तो ये होता है कि आप मौके पे टैली कर रहे हैं। आपने 8-10 मेडिसिन ज्यादा इतनी लेगा एक पेशेंट, तो आप जो है उसको टैली कर लें कि क्या ये प्रिंटेड जो है उस पर किसी किस्म की टेम्परिंग ना हो, उसको एरेज ना किया गया हो, उसको कोई बोर्ड मार्कर ना लगाया गया हो, प्रिंटेड प्राइस, कोई स्टिकर ना हो, प्रिंटेड प्राइस के मुताबिक दी गई है, फिर तो इट्स गुड, प्राइस ठीक है। लेकिन अगर वो प्रिंटेड प्राइस से ज्यादा दे रहे हैं या उसमें किसी किस्म की टेम्परिंग की गई है, रेजिंग की गई है, तो फौरी तौर पे जो है महकमाना तौर पे उसकी कंप्लेंट देखें। महकमाना तौर पे कंप्लेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब तो गवर्नमेंट ने बड़ा आसान तरीका बता दिया है कि आपको किसी हेल्थ ऑफिस में किसी ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला तरीका ये है कि व्हाट्सएप का दौर है, अगर आपके पास इंस्पेक्टर का, एरिया इंस्पेक्टर का नंबर है, तो आप उसको व्हाट्सएप पे कंप्लेंट कर सकते हैं। चलिए अगर आप वो भी नहीं करना चाहते या गैर मुतमईन है, तो अब वो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल है, सीएम जो है वो कंप्लेंट पोर्टल बना हुआ है, मतलब ऑनलाइन अपने मोबाइल से प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें, अपना लॉगिन करें और आप वो कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। 2 से 3 दिन में जो है वो कंप्लेंट मुतलका ऑफिसर मुतलका अथॉरिटीज तक आ जाती है और उस पर बाकायदा कार्रवाई होती है और उसका बाकायदा जो है वो जो ऑफिसर जो है उसने 1 वीक के अंदर अंदर जो है उसका डिसाइड करना है। अब आपकी जो दूसरी बात रहेगी कि इस तरह जिंदगी में, मेरे कैरियर में किस तरह कितने केसेस हैं, बहुत ज्यादा है, नो डाउट बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे शॉर्टेज ज्यादा होती है ये काम बढ़ता जाता है ब्लैक मार्केटिंग का और लोग इसका फायदा उठाते हैं, या लोगों के इतने जराए होते हैं रिटेलर्स के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के, मैन्युफैक्चरर के साथ कि उनको अंदाजा हो रहा होता है कि ये आगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग या तो बहुत कम होने वाली है या खत्म होने वाली है, तो वो स्टॉक पहले ही जखीरा कर लेते हैं, जिसको हम जखीरा अंदोजी कहते हैं, होल्डिंग कर लेते हैं। तो वो जखीरा करके फिर महीने 2 महीने बाद जब उसकी मार्केट में डिमांड आनी शुरू होगी और वो मार्केट में अवेलेबल होगी तो वो उसका फायदा उठाए, वो ब्लैक मार्केटिंग करता है। उसके कानूनी तरीके 2 हैं। होल्डिंग जखीरा अंदोजी के इख्तियार होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो भी कर सकते हैं, और दूसरा ड्रग इंस्पेक्टर है, वो जो है वो अपना सीजर स्टॉक का करेगा, बाकायदा उसकी इंस्पेक्शन करके फार्मेसी का, वो लोकेट हो जाता है, ट्रेस हो जाता है, छुपता नहीं है, तो वो उसकी इंस्पेक्शन करके जो है वो अपना सीजर्स मेमो, जिसको हम फॉर्म 5 कहते हैं, उस पर वो स्टॉक सीज करेगा, और अगर स्टॉक की मिकदार ज्यादा है तो वो फार्मेसी भी सील कर सकता है। फिर वो केस एक इनिशिएट होता है, ऑनलाइन तरीकाकार है, वो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में केस ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से भेज दिया जाता है, वहां से बोर्ड की परमिशन होती है और फिर ड्रग कोर्ट चला जाता है। ड्रग कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो मुतलका ड्रग कोर्ट की वहां पे केस सबमिट हो जाएगा और फिर उसके मुताबिक, उसके जुर्म के मुताबिक जो केस तैयार किया गया उसमें उसको फाइन होगा। हम इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज कर चुके हैं एडवांस फॉर्म इन पाकिस्तान, मैं स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि अब पीछे हमारे पास इतनी एडवांस एंटीबायोटिक्स नहीं है और हम उनको अपने पेशेंट्स को ऑलरेडी रेजिस्टेंस उनको दे चुके हैं उस मेडिसिन से। तो थोड़ा सा हमें जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में जो है हमारे जो प्रेस्क्राइबर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि एडवांसमेंट इतनी नहीं है, हमारे पास पूल अब इतना बड़ा नहीं रहा। पाकिस्तान के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में हम जितनी भी जैसे कोई नई एंटीबायोटिक आती है हम पेशेंट को उस पर लगा देते हैं, और वो अगरचे वो किसी दूसरी दुनिया में, किसी दूसरे मुल्क में इन्वेंट हुई होती है और वहां पे अभी उसका इतना इस्तेमाल भी नहीं होता, लेकिन हम उसको यहाँ उसको रेगुलर यूज में ले आते हैं। तो फार्मासिस्ट जो है इस चीज को देखे, ड्रग रेजिस्टेंस का बड़ा अहम शोबा है, हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दे के प्रेस्क्राइब करके उनको रेजिस्ट करते जा रहे हैं और हमारे पास पीछे पूल इतना नहीं है कि हम मजीद जो है वो अवेलेबल कर सकें। सर, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की आपने बात की, जी, तो जब एक फार्म डी का स्टूडेंट फार्म डी की ग्रेजुएशन मुकम्मल कर रहा होता है तो उस वक्त वो न्यू मेडिसिन को मार्केट में लाने के लिए रिसर्च कर रहा होता है, या आगे पोस्ट ग्रेजुएशन जिस तरह एमफिल या पीएचडी में वो न्यू मेडिसिन की डिस्कवरी में सोसाइटी की हेल्प करता है, तो इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखें, हमारे जो जो एमफिल या पीएचडी के स्कॉलर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो दो तरह की मैं आपको बताऊं कि रिसर्च करते हैं। एक तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग होती है, उसका वो न्यू यूज फाइंड कर रहे होते हैं, या उसकी न्यू डोजेज फॉर्म, मतलब ये कि वो टैबलेट की शक्ल में मौजूद है, अब वो उसकी इन्वेंशन कर रहे हैं कि उसको क्रीम में लाया जाए और उसका इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो इंजेक्शन में यूज हो सकता है। तो वो एक तो ये है, तो मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक डोजेज फॉर्म है उसकी न्यू डोजेज फॉर्म में प्रोड्यूस करवाने के लिए वो रिसर्च कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि एक ड्रग ऑलरेडी मौजूद नहीं है, एक न्यू इन्वेंशन है, ठीक है, उसमें बहुत सारी इन्वेंशन एक्सीडेंटली भी हो जाती हैं कि वो काम किसी और चीज पे हो रहा होता है, पता चलता है कि उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स की शक्ल में या उसके दूसरे इफेक्ट्स, क्लिनिकल इफेक्ट्स वो आगे जो किसी दूसरी डिजीज में जो है वो कारआमद है, हेल्पफुल है। सर, जिस तरह आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में इंपोर्टेड अद्वियात भी सेल होती रहती हैं, तो इस सिलसिला में बहुत सारे आम लोगों का ख्याल है कि बहुत सारी गैर रजिस्टर्ड अद्वियात भी मार्केट में फरोख्त होती रहती हैं। तो इस सिलसिला में सर हुकूमत पाकिस्तान का क्या किरदार है, क्योंकि आप माशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान के बुनियादी तौर पर स्टेक होल्डर हैं, तो इस हवाले से सर हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएं। देखिए जी, जो इम्पोर्टेड मेडिसिन हम ना अमूमन थोड़ा सा इसको आवाम को थोड़ी अवेयरनेस देने की जरूरत है। इम्पोर्टेड मेडिसिन दो तरह की होती है। एक तो इम्पोर्टेड मेडिसिन वो है जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, मतलब वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, मैन्युफैक्चर किसी और कंट्री में हो रही है, लेकिन वो पाकिस्तान में एज एन इम्पोर्टर ड्रग भी, और वो इम्पोर्टर जिसके पास इम्पोर्ट का लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड है और वो पाकिस्तान में प्रॉपर चैनल आ रही है, उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जैसे कैंसर की है, एड्स की है, वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होती, तो वो किसी और कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में वो मैन्युफैक्चर होती हैं, फिर वो एज ए फार्मुलेटेड ड्रग फिनिश्ड गुड जो है वो एज ए रजिस्टर्ड हो जाती है पाकिस्तान में, और वो फिर इंपोर्ट होती है क्योंकि इंपोर्टर का भी लाइसेंस होता है। अच्छा, दूसरा हमारी सादा आवाम है वो अनरजिस्टर्ड मेडिसिन को भी इंपोर्टेड कहती है। ठीक है, वो इंपोर्टेड है, आती है स्मगलिंग से है, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है। देखिए, अनरजिस्टर्ड मेडिसिन और स्पूरियस मतलब जाली दवाई होना, ये कवानीन के तहत, ड्रैप एक्ट या ड्रग एक्ट के तहत सबसे हीनियस क्राइम है कि चाहे अगर कोई जाली दवाई बना रहा है या फरोख्त कर रहा है, या अनरजिस्टर्ड मेडिसिन जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है वो बना रहा है और सेल कर रहा है, दोनों की सजा बराबर है, और इसकी सजा जो है वो 10 साल तक है और 50 मिलियन तक फाइन है इसका, और इसमें हुआ भी है। अब जो अनरजिस्टर्ड मेडिसिन है वो स्मगल होकर आती है, वो एक इलीगल रूट से जो है वो पाकिस्तान में एंटर होती है, या कहीं ऐसी जगहों पे बनाई जाती है जहां पे एक्सेस नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है इंस्पेक्टर्स की, तो वो फिर मार्केट में, शहरी इलाकों में फरोख्त होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो मेडिसिन रजिस्टर्ड नहीं है, पेशेंट से भी कहूंगा कि आप इन मेडिसिन से अवॉइड करें, अगर आपकी नोटिस में आती है तो वो आप बताएं। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जिनमें हाल ही में पिछले 2 से 3 सालों में ड्रग कोर्ट मुल्तान की भी अगर बात करें तो बहुत से मुल्ज़िमान को बड़ी भारी सजाएं हुई हैं, 5-5 साल 10-10 साल तक सजाएं हुई हैं, 5-5 करोड़ तक फाइन भी हुए, 50 मिलियन तक। तो जो है, इसलिए इंपोर्टेड वाला सेगमेंट और अनरजिस्टर्ड वाला सेगमेंट दोनों को अलग करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। सर, जो गैर ममनुआ और जिनसी अद्वियात कुछ मेडिसिन स्टोर्स पर दस्तयाब होती हैं, वो गैर कानूनी तौर पर उसकी फरोख्त में मुलव्वस हैं, तो इसका कानूनी तौर पर क्या जुर्माना है और क्या सर इसकी सजाएं हैं? देखें, एक है गैर ममनुआ और एक है जिनसियत, दो अलग-अलग चीजें। जो जिनसियत भी आते हैं वो भी गैर ममनुआ है, ठीक है। इसके अलावा जिनसियत भी के अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि गैर ममनुआ है, मतलब गैर ममनुआ को इस सेंस में है कि वो मेडिसिन रजिस्टर्ड है, लाइफ के लिए है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, लेकिन उसकी एक जो सेल जो है वो बाकायदा मॉनिटर होती है, मतलब उसमें कोई नारकोटिक्स ड्रग भी हो सकती है कि अगर आपने बगैर प्रेस्क्रिप्शन पे पेशेंट को दे दी तो वो उसकी एडिक्शन की तरफ चला जाएगा, वो एक दफा यूज करेगा, 2 दफा करेगा, ऐसा तो वो एडिक्शन की तरफ चला जाएगा। इसलिए वो उसको भी हम ममनुआ में लेते हैं कि जब तक उसको एक क्वालिफाइड प्रेस्क्राइबर ने नहीं लिखा, और तो आप जो फार्मासिस्ट मौजूद है फार्मेसी पे वो सेल नहीं करेगा, और जब वो सेल करेगा तो उसका बकायदा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि मेरे पास जो ये 100 की क्वांटिटी में थी, 10 मैंने सेल कर दी फलाने पेशेंट को फलाने प्रेस्क्राइबर के कहने पे, अब मेरे पास 90 का बैलेंस है, वो उसके रजिस्टर में मौजूद होगा, और इंस्पेक्टर अगर चेक करना चाहे तो जो बैलेंस उसके रजिस्टर में मौजूद है वो वहां पे फिजिकली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब आगे जिनसियत की बात,
देखें जिनसी अद्वियात जो है वो पाकिस्तान में अभी तक अनरजिस्टर्ड है, खास तौर पे जो बहुत ज्यादा मेल इम्पोर्टेंसी में यूज होती है। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले जो है एक प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हुई है सिरप की शक्ल में, वो भी बच्चों के लिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है, और वो बच्चों के लिए है। लेकिन एज ए टैबलेट जो है वो अभी तक गवर्नमेंट ने कोई रजिस्टर नहीं की। ये जितनी भी आ रही हैं या आती रही हैं माजी में भी, ये इलीगल रूट से स्मगलिंग की जरूरत नहीं है। और ये बड़ा हीनियस क्राइम है, मैं इसका पहले आपको डिफाइन कर सकूं। ये अनरजिस्टर्ड मेडिसिन है और अनरजिस्टर्ड की सजा मैक्सिमम है, और पहले भी ज्यादा कार्रवाइयां इसी पे हुई हैं, और जो ज्यादा लोग सजा याफ्ते हैं वो इन्हीं जो जिनसी अद्वियात है इनका मिसयूज, अनरजिस्टर्ड मेडिसिन का सेल, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इसी बुनियाद पे लोगों को सजाएं दी। सवाल है फार्मासिस्ट उस्मान गनी सलमानी साहब से। सर, नई अद्वियात कौन ईजाद करता है? अगर फार्मासिस्ट का इसमें रोल है तो कहाँ तक उसका न्यू मेडिसिन डिस्कवरी में रोल है? इस हवाले से सर हमारी रहनुमाई करें। देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि जो हमारा ड्रग और ह्यूमन मेडिसिन या वेटरनरी मेडिसिन, तो इसमें जो बुनियादी किरदार है वो फार्मासिस्ट का ही है। न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, साल से हो रही हैं, सैकड़ों सालों से हो रही हैं। तो अब चूंकि ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, फार्मासिस्ट आ गए हैं, क्वालिफाइड आ गए हैं, तो जो है वो अब फार्मासिस्ट ही इसको देख रहे हैं। उस्मान गनी सलमानी साहब से ये जानना है कि बहुत सारी ऐसे मेडिसिन स्टोर्स और सेटअप्स हैं जहां फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होता, तो हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उसका क्या लाया अमल है, और हुकूमत पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों की रोकथाम करने के लिए क्या कुछ इक़दाम करती है? जी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फार्मेसीज हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हैं उसमें 100% जो है वो फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, जो कि एज पर लॉ होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल बंदा, क्वालिफाइड पर्सन जो है वो फार्मासिस्ट है। अब जब गवर्नमेंट उनको लाइसेंस इशू करती है, देखें उसके ऊपर दो लोग होते हैं, एक प्रोप्राइटर होता है जो कि उस बिजनेस का मालिक होता है, और दूसरा क्वालिफाइड पर्सन मतलब फार्मासिस्ट होता है। अब अनफॉर्चुनेटली कि जो हमारे फार्मेसी कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो एक उनके साथ यकमुश्त तय कर लेते हैं कि आप हमें साल की या 2 साल की इतनी पेमेंट दे दें तो मैं आऊंगा नहीं, तो वो पेमेंट कम होगी। मतलब एक्चुअल सैलरी अगर करने के अगर उसने कोई 8 घंटे की शिफ्ट करनी तो 50,000 60,000 उसकी सैलरी होगी। इस तरह वो तय कर लेगा, महीने का 15,000 20,000 तय कर लेगा, वो यकमुश्त 1 साल का या 2 साल का उससे लेगा। ये हमारे अनफॉर्चुनेटली ये हमारे प्रोफेशन की नेगेटिव साइड है। हमारे फार्मासिस्ट वो कैटेगरीज कहते थे रेंट आउट करना, अवेलेबल नहीं होते, रजिस्टर हुआ हुआ है, लाइसेंस भी उसके नाम पे जाएगा, क्वालिफाइड पर्सन भी वो लाइसेंस डिस्प्लेड भी मिलेगा, लेकिन मौजूद नहीं होगा। अब वहां पे जो मेडिसिन की सेल हो रही है वो प्रोप्राइटर या तो खुद कर रहा है या उसका जो सेल स्टाफ है वो कर रहा होता है। कुछ मतलब जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। सर, इसकी रोकथाम, सजा जजा, हाँ, इसकी रोकथाम देखें, नो डाउट कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने करनी है, और उसमें आपको पता है की एलिमेंट जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर है। ड्रग इंस्पेक्टर ने ही जाकर रिटेलर को चेक करना है और इस चीज को इंश्योर करना है कि वहां पे वो क्वालिफाइड पर्सन मौजूद हो। अब वो मौजूद नहीं है। अब 2 तरीके हैं इंस्पेक्टर के लिए कि या तो वो उसी तरह मैंने आपको बताया पहले कि उसका सीजर्स करे, कि उसका चालान काटे और केस रिपोर्ट करे, ठीक है, और अगर वायलेशन बहुत ज्यादा है तो फिर उसको सील भी करेगा। वही केस जो है उसी तरह रूट होगा, वो डिस्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन बोर्ड में जाएगा, वहां से केस की अप्रूवल होगी और वो ड्रग कोर्ट में जाएगा और वहां से जाकर उसको सजा होगी, जो भी उनको जुर्माना होगा। अब इसमें मुख्तलिफ सजाएं हो सकती हैं। मतलब ये कि अगर एक फार्मेसी को चेक किया गया, फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था, पहली दफा इंस्पेक्टर ने चालान कर दिया, केस रिपोर्ट कर दिया, दूसरी दफा फिर वो रैंडमली गया इंस्पेक्शन के लिए, फिर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था किसी दूसरे टाइम, मतलब एक दफा गया सुबह 11 बजे, फिर कुछ दिन के बाद गया 3 बजे, फार्मासिस्ट मौजूद था, फिर उसने केस रिपोर्ट कर दिया। अब वो फिर कुछ दिनों के बाद जब गया तीसरी मरतबा मुख्तलिफ औकात कार में, और फिर अब इसका मतलब है कि वो हैबिचुअल है, वहां पे फार्मासिस्ट मौजूद ही नहीं होता, ठीक है। अब वो तीसरी दफा जब केस रिपोर्ट होगा उसमें मुख्तलिफ सजाएं हैं। मतलब ये है कि एक तो वो ये है ना कि वो जब ड्रग कोर्ट में केस जाएगा तो वहां जो सेकंड पनिशमेंट होगी और फिर थर्ड होगी तो उसमें फाइन, उसकी सजा जो है वो डबल ट्रिपल होती जाएगी। एक तो ये। दूसरा ये है कि वो जो फार्मासिस्ट है वो भी बाज नहीं आ रहा, और जो प्रोप्राइटर है लाइसेंस होल्डर वो भी बाज नहीं आ रहा कि वो बिठाए। अब उसमें वो लाइसेंस कैंसिलेशन की तरफ जा सकता है कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, प्रोप्राइटर का भी, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम आम जुबान में कैटेगरी कहते हैं फार्मासिस्ट की, वो भी रिकमेंडेशन की जा सकती है फार्मेसी काउंसिल को, और वो भी कैंसिल हो सकती है।
मतलब ये सख्त सजाएं हैं सही। ताकि उसकी जो आदत बनी हुई है उसको खत्म किया जाए। सर मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि जिस तरह मौजूदा कवानीन के मुताबिक फार्मेसी रजिस्टर्ड करवाने के लिए प्रोप्राइटर एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो हुकूमत पाकिस्तान ऐसी कानून साजी क्यों नहीं करती कि एक फार्मासिस्ट ही सिर्फ प्रोप्राइटर हो, ताकि ये रेंटिंग ऑफ कैटेगरी को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। तो इस हवाले से सर इस शो के तवज्जुह से आपकी क्या तजवीज़ है? इसमें हर किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिजनेस के राइट्स जो हैं वो हर किसी को दस्तयाब है। अब ये तो नहीं हो सकता कि जी एक फार्मेसी जिसके पास मेडिसिन की डिग्री है वही मेडिसिन का बिजनेस करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हर बंदा जो मेडिसिन का बिजनेस करना चाहता है एट हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकता है, लाइसेंस उसको हासिल करने का इख्तियार है, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी कि अगर वो मेडिसिन की सेल का, डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस ले रहा है तो उसको एक या दो फार्मेसी अपनी जरूरत के मुताबिक आएगा। मेरा आपसे आखिरी दोनों से 1 बाय 1 सवाल और जानना है फार्मासिस्ट मिस्टर अब्बास साहब, आप हमारे शो के हवाले से नाजरीन व सामीन को शोबा की सेहत की बेहतरी के लिए एक मुख्तसर सा पैगाम देना चाहें? मैं नहीं बुनियादी तौर पे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें पहले नंबर के ऊपर, और खुद से जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखते हैं और खुद से मेडिकेशन और खुद डॉक्टर बन जाते हैं हम लोग, इसको टोटली अवॉइड करें ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। और कोशिश करें कि फार्मेसी पे जब जाएं तो अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट को देखें, अगर वो अवेलेबल हैं तो उनसे राय लें, उनसे मशवरा लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप उनसे मशवरा लें, कुछ भी यूज करना है तो उनसे मशवरा लेके और सही तरीके से मेडिसिन को यूज करें। सर आपका इस हवाले से क्या शार्ट सा मैसेज है सेहत की बेहतरी के लिए फार्मासिस्ट के किरदार के? इसमें मैं यही गुजारिश करूंगा, देखिए मैंने पहले कहा है कि फार्मासिस्ट का बड़ा बुनियादी किरदार है। पेशेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हेल्थ का कोई भी मसला है ना, तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, वैसे तो आपको डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाना चाहिए और उसकी ओपिनियन के मुताबिक मेडिसिन यूज करें, लेकिन नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आप फार्मेसी पे जाए, फार्मासिस्ट से मशवरा करें, वो आपकी बहुत अच्छी काउंसलिंग करेगा, ठीक है, और जो चीज उसकी समझ से बाहर होगी या वो बेहतर समझेगा, आपको जो है वो प्रॉपर जो है फिजिशियन बताएगा कि आप इस स्पेशलिटी कंसल्टेंट के पास, डॉक्टर के पास जाके अपना मसला डिस्क्राइब करें और आके आपको प्रॉपर इलाज, सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही आज के हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ने गिरामी का इंतहाई ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। अगले सेगमेंट में हेल्थ सीन में इंशाल्लाह आपसे